जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर अग्रसर होंगे। देखिए, हम लोग जो है एसएससी एमटीएस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के द्वारा आपको दी जाएगी। तो हम एसएससी एमटीएस को कोर्स लॉन्च करने से पहले जो एसएससी एमटीएस की जॉब आई है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए उपस्थित हैं। कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट क्या हो सकती है या स्टार्टिंग डेट क्या है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम हमारा क्या रहने वाला है एसएससी एमटीएस का, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी एसएससी एमटीएस व हवलदार की पोस्ट हैं वो भारत सरकार के अधीन कार्यरत होती हैं। इसका मतलब अगर आप एसएससी एमटीएस में सेलेक्टेड होते हैं या हवलदार की पोस्ट पर सेलेक्टेड होते हैं तो आप भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत होते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत। याद रखेंगे, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 22 मार्च 2022 थी और लास्ट जो डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। तो इस डेट से पहले आप अपने फॉर्म को फिल करवा लेंगे ध्यान से, क्योंकि एसएससी अपनी डेट्स को बहुत कम जो है बढ़ाती है। साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट में जो साइट होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो आप जल्दी से अपने फॉर्म को फिल करवा लेंगे। आपको बताऊँ, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है 30 अप्रैल, और लास्ट डेट पेमेंट करने की जो है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं 2 मई 2022 और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो 3 मई 2022 तक जो है आप पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, आप ऑनलाइन को जो है वरीयता देंगे इस आधार पर। और एग्जाम डेट के बारे में बताऊं तो जुलाई 2022 में ऐप का एग्जाम होना जो है प्रस्तावित है। जुलाई में हमारा एग्जाम होगा और हम लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे। जुलाई से पहले पहले हम अपने कोर्स को कंप्लीट करा दें, आपकी अच्छे से तैयारी कराएं, साथ ही साथ आपको एग्जाम में सफल कराने की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब हम चर्चा करते हैं पेपर 1 एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि पैटर्न हमारा जो रहने वाला है किस हिसाब से रहने वाला है। यहां मैं आपको बता दूं, हमारा जो एग्जाम होगा वो 3 स्टेज में होगा। पहली स्टेज में सीबीटी, उसके बाद हमारा सेकंड पेपर होगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, और लास्ट में जो हमारा है पीईटी और पीएसटी होगा। याद रखेंगे, ये जो है हवलदार की पोस्ट के लिए है, केवल एमटीएस की पोस्ट के लिए नहीं होगा पीईटी और पीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बताऊं तो हमारी जनरल इंग्लिश 25 अंक की आएगी। ठीक है, जो हमारे डीपी सर के द्वारा आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। सौरभ सर आपको पढ़ा रहे होंगे, 25 अंक, 25 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जो हमारे बेहतरीन टीचर हैं विजय सर और सुनीत सर के द्वारा आपको कराई जाएगी। 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। और लास्ट में सेक्शन बचता है जनरल अवेयरनेस, ये आपको रवि सर और मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, 100 कुल प्रश्न होंगे, 100 नंबर के ही होंगे। और यहां इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होने वाली है। कितनी की होगी? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 अगर आपने सवाल गलत किए तो एक सही सवाल भी आपका गलत माना जाएगा। कुल पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कितनी कुल हमारी पोस्ट है, तो देखिए एसएससी ने एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है इसकी पोस्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, जल्दी ही वो बताएंगे, लिखा हुआ नोटिफिकेशन जो बताया। और हवलदार की जो पोस्ट हैं 3603 पोस्ट रहने वाली है। अच्छी पोस्ट है और अच्छी पोस्ट वैसे भी होती है कार्य के लिए भी, तो जरूर आप इसको सिलेक्शन लेंगे। और 10th लेवल से ये फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप एक चीज याद रखिए, इसमें कंपटीशन अच्छे लेवल का होने वाला है, बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म फिल होंगे क्योंकि 10th लेवल से। अब हम चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम पर। देखिए, पाठ्यक्रम पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ संक्षिप्त में चीजें बता रहा हूँ। डिटेल में हमारी वीडियो जो टीचर्स कराएंगे क्लासेस, जैसे इंग्लिश वाले जो सर होंगे उन्होंने इंग्लिश की क्लास करा दी है, उसमें आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया है। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखेंगे। डीपी सर जो हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके द्वारा आपको इंग्लिश की डिटेल में वीडियो बनाई गई है सिलेबस, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस भी कुछ स्टार्ट होने वाली हैं और शायद रिकॉर्ड क्लास एक आपको उपलब्ध रहेगी जिसमें सिलेबस उन्होंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं, ठीक है, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, सेंटेंस से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऊपर लिखा है कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको बेसिक जानकारी इंग्लिश की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में सर आपको बता रहे होंगे। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ आपको मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट,
विजुअल मेमोरीज, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, फिगर्स, नंबर सीरीज, इनसे रिलेटेड सवाल होंगे। ठीक है, बाकी सौरभ सर जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सौरभ सर के द्वारा डिटेल में आपको रीजनिंग से रिलेटेड जितना भी पाठ्यक्रम है वो आपको एक एक टॉपिक को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, यहां मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। नेक्स्ट पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारी इंग्लिश की वीडियो है वो बन चुकी है। आप एसएससी एमटीएस की प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप इंग्लिश की एक बार वीडियो देखेंगे और उसके नीचे रिव्यू जरूर देंगे। वीडियो देखने के बाद फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी या हम क्या चीज़ें उसमें सही कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, वो आप बताएंगे। फिर मैं आपको बताऊँ मैथमेटिक्स में, फिर मैं बताऊँगा वही चीज़ आपको कि विजय सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे और डिटेल में अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। वो अपनी वीडियो, पहली वीडियो जो भी टीचर लेगा वो आपको पाठ्यक्रम ही बताएगा उस वीडियो में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनसे रिलेटेड ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। फिर लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको याद रखेंगे रवि सर और जीवी सर आपको अच्छे से जो है जनरल अवेयरनेस, दैट मीन्स मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँगा। यहाँ लिखा हुआ जो भी इंग्लिश में है उसका मतलब इतना ही है कि व्यक्ति को साधारण नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य जानकारी उसके आसपास के एरिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में। साथ ही साथ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, साइंटिफिक रिसर्च की, इनसे रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी, देखिए एग्जाम एसएससी एमटीएस का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज चाहिए क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ देख रहे होंगे यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन, दैट मीन्स जो जीएस है वो स्टैटिक जीके के साथ पूछी जाती है। स्टैटिक जीके के भी जो पोर्शन है हमारे सर जो भी टीचर्स आपको कराएंगे सूचित किया जाएगा। तो हमें जीएस पढ़नी है लेकिन हम फोकस इस पे करेंगे, स्टैटिक जीके को फोकस करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जीएस का सिलेबस। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक हमने चर्चा की है सीबीटी 1। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें आपको शॉर्ट ऐसे लिखना होगा। इसमें लिखा है शॉर्ट ऐसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप इंग्लिश में ऐसे को लिख सकते हैं या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में आप जो निबंध है वो लिख सकते हैं। याद रखेंगे पेन और पेपर बेस्ड होगा। समय आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, और 50 नंबर का एग्जाम होगा, डेट मीन्स दो आपको ऐसे मिलेंगे 25-25 नंबर के, जो 50 नंबर का कुल मार्क्स होंगे और आपको 45 मिनट में ये ऐसे लिखना होगा। और यहाँ लिखा हुआ है देखिए पेपर सेकंड विल ओनली क्वालिफाइंग नेचर, इसका मतलब मेरिट में जो है पेपर सेकंड के आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले, पेपर फर्स्ट मेरिट को डिसाइड करेगी। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको 40% नंबर लाने अगर जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ मैंने सेकंड पेपर के बारे में आपको बताया। लास्ट बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। पहले ही मैंने आपको बताया है कि सीवीटी 1 होगा जिससे मेरिट डिसाइड करेगी, मतलब उसके आधार पर हमारा नंबर या हमारा चेंज जो है होगा। सेकंड पेपर केवल क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई होना है, उसमें आपके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाले, ना ही पीटी और पीएसटी के नंबर आपको जुड़ने वाले हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। और याद रखेंगे पीटी और पीएसटी जो होगा वो केवल लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ हवलदार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए होने वाला है पीएसटी और पीटी। तो पीटी में आपको याद रखना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको वॉकिंग करनी है 1600 मीटर, कितने मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है भैया, फिर आपको साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, लेकिन कब, जब आप मेल कैंडिडेट हैं तब। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो याद रखेंगे आपको वॉकिंग करनी है 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग करनी है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो बेसिक सा इसका जो है पीटी का टेस्ट होने वाला है। याद रखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। फिर साइकिलिंग की बात की जाएगी तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में और 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल्स के लिए। याद रखेंगे सारी चीज़ें। और एक नोट यहाँ पर याद रखेंगे, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम एंड सीबीआईसी। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस करी है डीजीपीएम
और सीबीआईसी, इनके अंतर्गत आपका चयन होता है तो आपको साइकिलिंग नहीं करनी होगी, केवल आपको वॉकिंग करनी होगी। सीबीआईसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट में अगर आपकी हवलदार की पोस्ट पर होता है तो आप वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो वहां हमने पीटी की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें लिखा है द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। ठीक है, आप अगर सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत जाते हैं तो आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड पास करने होंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर सामान्य रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन कुछ एरियाज को मिलता है, वो निम्न प्रकार से है। चेस्ट की बात करें तो याद रखेंगे, चेस्ट जो है सामान्य आपका 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फ्लैप के साथ, एक्सपेंशन के साथ आप 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 76 सामान्य और 81 जो है हमारा फ्लैप के साथ है, एक्सपेंशन के साथ। यहाँ तो हो गई मेल की बात। अब फीमेल की बात करते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए सामान्य जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर का निम्नलिखित क्षेत्रों के लोगों को क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। गहरवाल, असम के क्षेत्र के, गोरखर एरिया के जो लोग होते हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं के लिए जो वेट का क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया गया है। 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिला का और 2 किलोग्राम का इसमें भी क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन निम्न लोगों को दिया गया है। तो यहाँ तक ये चीज़ याद रखेंगे। पीएचटी मैंने आपको बता दिया, पीटी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई भी सवाल आपका होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही, वहाँ आप पूछ लेंगे, हमारी टीम जरूर आपको जवाब देगी। और लास्ट में आपको बता दूं कि जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है हवलदार की पोस्ट का, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है बिना लाए आप एग्जाम को पास कर लेंगे। तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का? देखिए, अगर आप यूआर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुल मार्क का 30% लाना होगा एग्जाम को पास करने के लिए। मेरिट अलग डिसाइड होगी, लेकिन इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 25% मिनिमम नंबर चाहिए, जबकि ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% नंबर होने चाहिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर इससे कम आपके हैं तो एग्जाम में आप फेल माने जाएंगे। बाकी सीबीटी 1 की मेरिट डिसाइड करेगी कि आपका चयन होगा या नहीं। तो सीबीटी 1 पर हमें फोकस करके चलना है। यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिखा है, ये देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एमटीएस विल बी कॉन्स्टेंट ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टेड। तो यही सारी चीजें तो हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और लास्ट वाला जो सेकंड जो पेपर है वो हमारा डिस्क्रिप्टेड होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। बहुत सारे लोग जब पोस्ट प्रेफरेंस कर रहे होते हैं गलती कर देते हैं, पोस्ट गलत भर देते हैं, बाद में दिक्कत होती है। देखिए, एसएससी ने इस बार हमें मौका दिया है। अगर मैं आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स में जाके बताऊंगा कि देखिए, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस आपको 5 मई से 9 मई तक जो है विंडो ओपन की जाएगी। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन में हमें नहीं रहना है, हमें पहले ही सारी चीज़ें अच्छे से प्रेफरेंस अच्छे से फिल करनी है। और मैं आपको बताऊं, फोटो आपको न्यू अपडेट ही देना है। पुराना फोटो आप देंगे आपका रिजेक्शन हो जाता है। इस बार एसएससी जीडी में बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ था फॉर्म, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो भी आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे, सीधी बात यह है कि अगर जो पहले आपने फिल किया है, पहली पोस्ट पहले ही मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब इतना है कि आपने उत्तर प्रदेश एमटीएस में भी पहली प्रेफरेंस रखी थी, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस जो थी लखनऊ हवलदार सीजीएसटी में थी और थर्ड प्रेफरेंस आपकी थी बिहार एमटीएस में। और आपका चयन जो है वो तीनों पोस्ट के लिए हो गया। आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी एलिजिबल हैं, तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं। और आप चाहते हैं कि हम बिहार एमटीएस में जाएं तीसरे नंबर वाले की, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस पहले रखी है वो ही पहले मिलेगी, आपको उत्तर प्रदेश एमटीएस ही मिलेगी। तो इसे बहुत ही हिसाब से फिल करेंगे, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है अपने स्टेट्स के हिसाब से, अपने यूटी के हिसाब से, अपने आसपास के जो राज्य होते हैं उनके हिसाब से फिल करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा की थी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, फिर हमने चर्चा की पाठ्यक्रम पर, उसके बाद हमने चर्चा की एग्जाम पैटर्न पर, और लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस पर हमने चर्चा की। आपका कोई भी सवाल होगा या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर कीजिए। धन्यवाद।